यस, हमने लास्ट वीडियो में पद बहुपद के बारे में पढ़ लिया है। अब हम समझेंगे कि बहुपद को किस तरीके से अपन कैसे प्रदर्शित करेंगे, बहुपद को कैसे प्रदर्शित करेंगे। प्रदर्शित इसमें देखेंगे कि पद जो अपने को दे रखा है, कोई मान लो कि पद दे रखा है, जैसे 2x² ये पद दे रखा है, ठीक है ना। इसमें जो प्रतीक चिन्ह है इसको अपन कहेंगे, इसको है ना सर से शो करेंगे, और ये जो संख्या दे रखी है उसको सीधी संख्या से शो करेंगे। अब इसमें अपन देखेंगे कि जो चर होता है उस चरों के जो प्रतीक होते हैं ना, चरों के प्रतीक अपन होंगे उसको शो करेंगे। x से y हो सकता है, z हो सकता है, t हो सकता है, u हो सकता है, ठीक है। तो ये चर के प्रतीक हो जाएंगे, और संख्या के प्रतीक हो जाएंगे, वो हो गए a b c d, इनसे शो करेंगे अपन प्रतीक से। संख्या के जो प्रतीक होंगे उनको ए बी सी डी से शो करेंगे, और चर के जो प्रतीक होंगे वो एक्स वाई जेड और टी यू से अपन शो करेंगे। जैसे अब बहुपद को, ये तो हो गया चर और संख्या के बारे में हो गया। अब बहुपद को किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, कोई भी बहुपद दे रखा है तो उसको ना या तो क्यू एफ एक्स हो सकता है। जब एक्स दे रखा है, एक्स दे रखा है तो ये हो जाएगा एक्स में है, तब बहुपद अपन क्यू ऑफ एक्स हो सकता है, पी ऑफ एक्स में शो करेंगे, और जेड ऑफ एक्स भी हो सकता है, नहीं सॉरी आर ऑफ एक्स हो सकता है, ठीक है। तो ये अपन बहुपद को इस तरीके से शो करेंगे। जो एक्स सर में दे रखा है और जो वाई सर में दे रखा है तो ये हो सकता है पी ऑफ वाई, है ना, क्यू ऑफ वाई और आर ऑफ वाई में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ, कोई बहुपद दे रखा है 4x+3, ठीक है ना। ये एक रैखिक बहुपद दे रखा है, अपने समझ लिया पहले से। ये रैखिक बहुपद दे रखा है ना, तो इसको किस तरीके से शो करेंगे। यहाँ पे सर है वो x में दे रखा है, तो ये हो सकता है p ऑफ x हो सकता है इस तरीके से। ऐसे कैसे ZX में दे रखा है तो q ऑफ z दे रखा है, ये हो जाएगा Z² -4, ठीक है ना, ZX। वाई सर में दे रखा है r ऑफ वाई, कुछ भी हो सकता है, जैसे आर की जगह यहाँ पे पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है ना। आर ऑफ वाई बराबर हो गया y² -के, ठीक है। तो ये अपन हो जाएगा बहुपद को प्रदर्शित करने के लिए अपने को जानना है कि आपको p ऑफ x में दे रखा है तो ये x सर में बहुपद दे रखा है, और q ऑफ z दे रखा है तो z सर में बहुपद दे रखा है, और y दे रखा है आर ऑफ वाई दे रखा है तो ये वाई चर में बहुपद है। अब है उनके व्यापक हल। अपने पहले से पढ़ लिया कि बहुपद श्रृंखला के आधार पर जो बहुपद को पहचाना था, उसमें रैखिक बहुपद था, द्विघात बहुपद था और त्रिघात बहुपद था, है ना। तो उनके व्यापक हल क्या होते हैं। बहुपद के व्यापक हल, रैखिक बहुपद का व्यापक हल, जैसे एक बार एग्जांपल नोट कर लेते हैं। ये रैखिक बहुपद का व्यापक हल है, सॉरी रैखिक बहुपद का द्विघात बहुपद रैखिक बहुपद दे रखा है 4x+3, तो इसका बहुपद किस तरीके से होगा। यहाँ पे ये चर दे रखा है सर x, और संख्या दे रखी है, और संख्या को अपन शो करेंगे ना। संख्या को अपन पहले से बता दिया है कि उसमें संख्या को a b c d से शो करेंगे। यहाँ पे 4x+3 दे रखा है, ये इस पद में प्रतीक चिन्ह x है, और x जो प्रतीक चिन्ह है उसको चर माना है, ठीक है ना। अब ये संख्या है, संख्या को शो करेंगे, a से +3 है वो बी हो जाएगा, ए बी, और आगे जो पद दे रखा है तो सी में आ जाएगा, ठीक है। और ये भी एक श्रृंखला में दे रखा है क्योंकि x की घात 1 है और यहाँ पे x की घात 0 है, ठीक है। तो ये श्रृंखला के आधार पर हो गया, और अधिकतम घात उसकी 1 है, इसका मतलब ये कौन सा है, रैखिक बहुपद है। यहाँ पे x 0, ठीक है। तो ये हो गया ax + b, ठीक है। तो ये जो व्यापक हल है वो रैखिक बहुपद का व्यापक हल है, रैखिक बहुपद, ठीक है। वैसे इसी तरीके से इसको मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, वो किस शर्म में लिखा हुआ है, जैसे p ऑफ x ax + b, ठीक है ना, ये रैखिक बहुपद। इसी तरीके से कोई मान लो कि
आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है 3x² माइनस 3y² माइनस के 4 और प्लस का 3 दे रखा है। यह आपको एक बहुपद दे रखा है और ये बहुपद कौन सा है, उसमें 3 पद है, मतलब पदों के आधार पर देखिए तो त्रिपदी दे रखा है। और अधिकतम घात के बारे में देखिए श्रृंखला के आधार पर यहाँ पे ये इसकी अधिकतम घात 2 है और यहाँ पे ये y1 और ये x0। तो श्रृंखला के आधार पर y0 y1 और y2 है ना। तो ये श्रृंखला के आधार पर द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का व्यापकहल क्या हो जाएगा, यहाँ पे y चर में दे रखा है तो p ऑफ y चर में दे रखा है तो ये p ऑफ y चर में उसका व्यापकहल हो जाएगा। ये सीधा प्रतीक चिन्ह मतलब चर दे रखा है तो y² उसके साथ संख्या है तो संख्या को यहाँ पे ऐसे शो करेंगे। नेक्स्ट पद है यहाँ पे माइनस का 6 दे रखा है ना, अपने को वो व्यापकहल में सीधा सीधा प्लस ही आएगा, ठीक है। तो ये प्लस b ना प्लस b y1 और प्लस c ना और यहाँ पे y0 हो गया। y0 का मान मैंने पहले ही बता दिया, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका गुणा उसका मान 1 होगा और 1 का गुणा ना उस संख्या के साथ में किसी भी संख्या दे रखी उसके साथ में गुणा करवे तो आंसर में डिफरेंट नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे 3 ही लिखेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर c ही आएगा। तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण का व्यापक हल, ठीक है ना। तो ये मैं कर देता हूँ मैं, जैसे a यहाँ पे अपने को दे रखा है y चर में दे रखा है बहुपद, तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद का व्यापक हल हो जाएगा ay² प्लस by प्लस c, ठीक है। अगर अपने को यही वाला एक चर में द्विघात बहुपद दे रखा है तो क्यूब ऑफ x यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस का c, ये एक चर में व्यापक हल हो गया, ये y चर में द्विघात बहुपद का व्यापक हल हो गया। इसी तरीके से अपन एक नेक्स्ट और एग्जांपल देख लेते हैं त्रिघात बहुपद का व्यापक हल के बारे में। मान लो आपको दे रखा है r ऑफ z दे रखा है ना, z चर में दे रखा है और z चर में z की घात क्यूब z³ प्लस 4z माइनस का 7 4z² माइनस का 7z और प्लस का 3 दे रखा है। ये ना त्रिघात बहुपद दे रखा है। यहाँ देखिए z की घात 0, z की घात 1, z की घात 2 और z की घात 3 है, मतलब ये त्रिघात बहुपद दे रखा है और z चर में दे रखा है। तो इसका व्यापक हल किस तरीके से होगा, जैसे यहाँ पे रैखिक का हो गया और द्विघात बहुपद का हो गया, उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा z में, मतलब त्रिघात बहुपद का व्यापक हल हो जाएगा। यहाँ पे z दे रखा है प्रतीक चिन्ह, तो ये हो गया z³। अब इसके साथ में कोई संख्या नहीं दे रखी है, तो अगर संख्या मतलब कोई है ही नहीं, इसका मतलब उसके गुणे में कहीं कहीं एक है। क्यों है, अगर यहाँ पर उसके गुणांक में कोई नहीं दे रखा है, अगर इसको 0 मान लेते हैं तो 0 का गुणा किसी भी संख्या के साथ में करवाएं तो पूरा 0 हो जाता है, इसका मतलब उसके गुणे में कहीं कहीं एक है, ठीक है ना। तो इस एक को अपन शो करेंगे संख्या ए से, वो पहले ही मैंने बता दिया है। और अपन संख्या को अपन कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं, ABCD ना, इस तरीके से EF आगे संख्या जैसे जैसे पद पढ़ेंगे उस तरीके से शो करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे संख्या है, इसका मतलब ये हो गया az³ प्लस bz² ना प्लस यहाँ माइनस है वो है ना, उसका गुणांक है वो माइनस में दे रखा है पर अपने को लेना प्लस में ही है, प्लस जो व्यापक है वो प्लस में ही आएगा ना, प्लस cz ना प्लस का d, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे त्रिघात बहुपद में बात करेंगे तो z² ना, तो z² का गुणांक क्या है, त्रिघात बहुपद की बात करें तब है ना, z² का गुणांक क्या है b है, और जब द्विघात बहुपद की बात करें है ना तो y² का ना y² का गुणांक क्या है तो a है। ये द्विघात बहुपद के लिए और ये त्रिघात बहुपद के लिए, ठीक है ना। जब उसमें इनके गुणांकों की तुलना करेंगे, मैं आगे प्रश्न वाले के जब सवाल हल करवाऊंगा उसमें बता दूंगा, अभी अपन सीधा समझ लेते व्यापक हल क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये श्रृंखला के आधार पर हो गया है ना, z की घात 0, z की घात 1, z की घात 2, z की घात 3, ठीक है ना। तो ये श्रृंखला के आधार पर बहुपद का व्यापक हल हो गया, वो क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद का व्यापक हल। जैसे अपन ने शो किससे किया है तो r ऑफ z से शो कर रखा है, तो इसका व्यापक हल हो जाएगा az³ प्लस bz² प्लस cz प्लस d, है ना। अगर अपन x की बात करें ना तो p ऑफ x चर में देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक हल क्या होगा, उसी तरीके से ना
एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है ना। तो यहाँ तक अपन ने समझ लिया रैखिक बहुपद। ये अपन पढ़ेंगे रैखिक बहुपद का व्यापक और रैखिक बहुपद के बारे में, उसके गुणांक, उसके शून्यांक, उसकी घात, है ना, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे, वो 9th क्लास में पढ़ेंगे। और द्विघात बहुपद का, है ना, वापस जो इसका बेसिक और द्विघात बहुपद के बारे में, उसके गुणनखंड, उसके फैक्टर क्या होंगे, उनके शून्यंक क्या होंगे, है ना, उन सारे सब के बारे में अपन पढ़ेंगे कि द्विघात बहुपद बनता कैसे है, द्विघात बहुपद के गुणनखंड करेंगे तो उससे शून्य किस तरीके से आएंगे, वो सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे 10th क्लास में। ठीक है। और ये ना 11th इसमें उसके फैक्टर तक तो अपन पढ़ेंगे 10th क्लास में, है ना। आगे उसको किस तरीके से उसके शून्यंक वगैरह ज्ञात करने, वो नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।